साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी चारों तरफ आप देख रहे हैं हमारा खेल खराब करा इन ओबीसी वालों ने। जो भी इलेक्शन हुए, जो भी पार्टी सेंटर में सत्ता में आई है, वो वही पार्टी आई है जिसका ओबीसी का लगभग 55 से 60% करीब पॉपुलेशन है। ओबीसी का 30% वोट जहां गया, जिसकी तरफ गया, उसी की सत्ता बनी है। तो इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि अपने बंदे के साथ नहीं देंगे। इनका ओबीसी कोई बंदा खड़ा हो जाए तो उसको वोट नहीं देंगे, दूसरों को वोट देंगे, क्योंकि अपने ही खिलाफत करने की जो खानदानी आदत बना दी, जो कई पीढ़ियों से जो षड्यंत्रकारी कौम थी, उन्होंने इनको बांट के रखा। तो ये जो जातियां जैसे जाट भी कई जगह ओबीसी में आते हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, ये एक दो जातियों छोड़ दूं तो वो राजनीतिक रूप से संपन्न होगी। उनको तो खेल थोड़ा समझ में आ गया, तो वो तो एक दूसरे साथ देने लगे, इसलिए इनके लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं, नौकरी में भी जा रहे हैं, तो वो वहां तक पहुंचने में सफल हुए। लेकिन ये जो और जो जातियां हैं, जो ज्यादातर मेहनत कर जातियां थी, मेहनत मजदूरी करने वाली जातियां थी, इनमें थोड़ा बहुत कोई पढ़ा है, जो छोटा मोटा टीचर सी ग्रेड की नौकरी तक पहुंचा, एक आध कोई अपवाद हुआ, बी में चला गया, ए में चला गया, उनको भी वहां एहसास करवाया गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है ओबीसी वालों की बेवकूफी की वजह से, 1931 में ओबीसी की जनगणना हुई थी, उसमें आए थे 54% पॉपुलेशन। आज लगभग 95 ईयर्स, 95 साल हो गए, ये ओबीसी वाले आज तक अपनी जनगणना नहीं करवा सके। इसके पीछे गहरा राज ये कि दूसरों की गुलामी करना, मानसिक गुलामी है, अपने लोगों का साथ नहीं देना। अपने लोगों को अगर जिताते तो आज इनके हालात इतने खराब नहीं हो, तो बीजेपी वाले की इतनी हिम्मत ना पड़ती। आज ये हालात बिगाड़े इन्होंने, इनकी गुलामी की मानसिकता कि अपना जो हलवा बनाएंगे, हलवा बनाते थे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अपना बंदा उसको नहीं देंगे और दूसरे को थाली में परोस के दे देंगे, ले लो। ये मोदी ने, अमित शाह ने क्या कर देख लिया ना आपने। तो ऐसा इनका चरित्र, तो ऐसे लोग न्याय कभी नहीं दे सकते। और अब चारों तरफ जो शिक्षा से उड़ाया, इनके पॉलिसी देखो ना, चारों तरफ शिक्षा में जो 1,94,000 स्कूल बंद किए, उसमें कौन पढ़ रहे थे? सारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, एससी ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा से दूर कर दिया। प्राइवेट स्कूल में आपका बजट नहीं है, आपका है तो वो आपको वहाँ स्कूलों में भी गुंडागर्दी चलने में देखा। फरीदाबाद में एक सेंट्रल स्कूल को उसकी मदर कही थी, भाई साहब वो एससी बच्चा, तो उसको साथ मार पिटाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल से शिकायत करी, वो भी कुछ नहीं करा, वो बच्चे गुजरों के। तो स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में मार पिटाई कर रहे हैं। ये कौन है? बीजेपी आरएसएस के गुंडे, इनके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने अलग हिंदू संगठन बना रखे हैं हजारों, वो उन्हीं के लोगों के थ्रू गुंडा कर देते, पुलिस के सामने गुंडा कर देते, पुलिस कुछ बोलती नहीं है, और जो बोलता उसी खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। जो आरोपी अभी राजस्थान में एक देख रहा था मैं, एक एससीएन था, उसके भाई साहब एमएलए ने वहां जबरदस्त पिटाई की और उस ऑफिसर पे केस दर्ज करवा दे, क्योंकि वो दलित समुदाय से आता था। तो जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं, आप देख लो किस तरह से इनके, चाहे एमएलए एमपी हो, चाहे इनके अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब गुंडागर्दी मचाने में लगे हैं। तो समाज कहां जा रहा है? थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतना षड्यंत्र वाला खेल कभी नहीं होता था इस देश में। तो ये ओबीसी वाले अपने आप को बड़ा कहते हैं, कई लोग समझते हैं अपने आप को, कहते हैं हम तो बहुत बड़े नेता है। ये छोटे मोटे एक आध, कोई मुश्किल से 1% भी नहीं है इनके जो सरपंच वगैरह छोटे मोटे बन गए, वो भी किसी के पैर पकड़ के बनते हैं। तो इनकी गुलामी ने सारा खेल बिगाड़ा है। अगर ये थोड़े से भी जागरूक हो जाते, दूसरों की गुलामी नहीं करते, छोटे छोटे लालच में ना मारते, इनके चुग्गे में ना आते, तो आज सिचुएशन अलग होती। आज ओबीसी के बच्चे अच्छी नौकरी में होते, ओबीसी के लोग एमएलए एमपी बनते, तो आज ये जो ब्राह्मण बनी है कम्युनिटी है, ये गुंडागर्दी मचा रही है, षड्यंत्रकारी कौम है, एक कमजोर तबके के साथ जो गुंडागर्दी कर रही है, उस गुंडागर्दी पे मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं लगाम लगाने में मदद मिलती। अब भगवान भरोसे चल रहा, पता नहीं ओबीसी वालों को सद्बुद्धि कब मिलेगी। और अब तो इनके हाथ से सब कुछ खिसक चुका, तो इलेक्शन सब वोट सेट हो गया, चुनाव आयोग सेट हो गया, अभी तो इनको इनके वोट की जरूरत ही नहीं है। तो ये सोचते हैं कि हमें कोई 11 लाख चंदा दे दे, 5 लाख चंदा दे दे, किसी मिनिस्टर को बुला लो, एमपी को बुला लो, एमएलए को बुला लो, तो भाई साहब वो 11 लाख भी क्यों देंगे? तुम्हें क्या जरूरत उनको देने की? वो अपने चेलों को देंगे ना। तो साथियों, देश में सामाजिक न्याय का किस तरह कत्ल हो रहा है, गरीब लोगों का जीना किस हद तक दुर्भर कर दिया। ये जो तानाशाह जो देश थे, नॉर्थ कोरिया वाला जो हाल था, वो हिंदुस्तान का कर दिया। ओबीसी वाले तो इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, इसलिए आज ओबीसी वालों के पैर के नीचे की जमीन खिसका दी। एससी एसटी वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत लड़ रहे हैं, किसी तरह से उनके लोग थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं, ठीक, उनके साथ अन्याय और अभी भी उनको पूरा, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंच तो गए। उसका पहुंचने का राज ये था, वो किसी भी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कम से कम जाति भेदभाव बुला के इकट्ठे तो गए। आज जिनसे इसीलिए डरते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी गई, उनके पास से फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो इसलिए डरते हैं यार एक हो जाएंगे, एक हो जाएगा भैया, एकता के में तो फिर दम होता ही है। और ओबीसी वाले कुछ हो जाए तो खुश हो रहे हैं, अच्छा बढ़िया, इसके साथ ऐसा होगा। अरे आज उसके साथ हो रहा, कल तुम्हारे साथ भी तो होगा। जब तुम्हारे साथ होगा, बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो साथियों, ओबीसी वालों ने इस समाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनकी मानसिक गुलामी है। और आज भी इस बात को नहीं समझ रहे। ये जो 10-10 रुपए भी दे रहे हैं किसी को, थोड़ा सा पैसा होते हैं, घूमने जाएंगे, हम तो धार्मिक जगह जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, वो पैसा थोड़ा बहुत वहां खर्च कर दे, लेकिन इनके किसी जानकार रिश्तेदारी में, पड़ोस में किसी को दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो रही हो, वहां पर 10 रुपए की 100 रुपए की मदद नहीं करेंगे।
जब तक आप इस षड्यंत्र को नहीं समझोगे और जब तक ऐसे ही अपने पैसे कमाई को, अपनी जो मेहनत खून पसीने कमाई है उस पैसे को धर्म के नाम पर बर्बाद करोगे, कथाओं के नाम पर बर्बाद करोगे, तांत्रिक ब्राह्मणवाद के नाम पर बर्बाद करोगे, तो आपका कभी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि वो बंदा कभी भी आपका भला थोड़ा सोचेगा, वो तो तुम्हारे को बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बन रहे हो, उसको तो बेवकूफ चाहिए। और आज वो 3% होते हुए 85% पे कब्जा कर रखे, मतलब 90% जो रोटी है वो तो 10% लोग खा रहे हैं, और जो 10 रोटियां हैं उस पर 90% हो रहे हैं। तो आपका इसका सबसे बड़ी जो गड़बड़ है, ओबीसी वालों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुसाना कि हम तो SC ST से सुपीरियर हैं, हम तो उनसे बड़े हैं, अपने आप को छुआछूत को ओबीसी वालों ने बढ़ाया, ब्राह्मण मणिये थे उन्होंने बढ़ाया, लेकिन इसमें आग में घी डाली ओबीसी वालों ने। तो भाई साहब SC ST और ओबीसी फिर एक कैसे होगा? जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक सत्ता पे कब्जा नहीं हो सकता। तो ये षड्यंत्रकारी लोगों की चाल थी कि भेदभाव की जड़ें, आपके अंदर छुआछूत की जड़ें, ओबीसी वालों को ये ब्रेन वॉश करके पिलाते रहे, और ये उनसे भेदभाव करके खुश होते हैं। ये अपने घरों में जो मेड वगैरह बुलाते हैं वो बेचारी कमजोर तबके से होती है, तो उनको बुलाए भी ना, उनको हाथ में लगाने थे अपने घर में बर्तनों पे, लेकिन इनकी मजबूरी है, जब बुलाते हैं SC ST वाली औरतों को उनको हाथ में लगाने थे, लेकिन क्या है कि वो मजबूरी में भी वहाँ ये मत कर वो मत कर, बर्तन के हाथ में, फिर उसको बुलाओ मत, तुम्हारी इतनी औकात है, लेकिन क्योंकि मजबूरी है जब बुला रहे हैं। तो सोचो कितनी खतरनाक मानसिकता होगी। तो इसका समाधान मैं सोचता हूँ कि जब तक ओबीसी वाला इस बात को नहीं समझेगा कि, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की वैसी नौकरी मिली थी ना ओबीसी वालों को भी, तो जब तक ये उस बात को नहीं समझेंगे हमारा भला किसने किया, हमारी संपन्नता थोड़ी बहुत कहाँ से आई, ये कोई काम धंधे में तो कामयाब हुआ नहीं, नौकरी तक सोच थी, नौकरियों से इनको बाहर कर दिया। AWS वालों की मेरिट नीचे जा रही है, SC ST और ओबीसी वालों की ऊपर जा रही है। तो सोचो किस तरीके से ये इनकी ये कर रहे हैं। EWS वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं देख रहा था 3 लड़कियां थी, सारी ब्राह्मण थी, फर्जी IAS बन के फर्जीवाड़ी कर रही हैं। तो ये सारे ब्राह्मण लोग ही क्यों करते, ब्राह्मण बनिए क्यों करते फर्जीवाड़ी? क्योंकि इनके लोग बैठे हैं। वो आस्था जैन थी मेरठ की, उसने अभी IPS थी और IAS का एग्जाम क्लियर कर उसमें EWS का सर्टिफिकेट लगा दिया। जो बंदी खुद IPS है वो बंदी का EWS सर्टिफिकेट कैसे बन गया? और इनको शर्म नहीं है। तो इस तरह से लूट रहे हैं, और तुम्हारे को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे, कानून का पाठ पढ़ा रहे, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनको मौका मिले ब्राह्मण बढ़िया अपने षड्यंत्र में लगा रहे, और बढ़िया आदमी पैसे के चक्कर में। तो इनका बस दोनों का स्वार्थ है, जहां जा गए न्यायपालिका ने वहां का भट्टा बैठा दिया, जहां जा गए इन्होंने देख लो कितनी बेशर्मी से। और वैसे बड़े बड़े न्यायिक उसकी बात करते हैं, सूर्यकांत ने देख लो कितना हर 5-10 दिन में किसी न कहीं बीजेपी का फंक्शन पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद ना करें। तो सोचो ये जो खतरनाक तरीके से मानसिकता, जो जजों के जो खतरनाक मानसिकता है, जो दूसरों को न्याय से वंचित कर रहे हैं, दूसरों को 9,000 वाले को 12,000 मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, तो किस तरह से उल्टे सीधे कानून से परे जाकर फैसले दे रहा है और तरफदारी के लिए। तो जज जानबूझ के गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं लालच है, अवैध वसूली है, क्योंकि बिना लालच और स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता। तो जितनी भी गंदगी फैलाई है न्यायपालिका के जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो जानबूझकर न्याय का दिखावा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटेंशन कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका अवैध वसूली का लालच होता है, इसलिए जानबूझ के शरीफ लोगों को फंसाते हैं। तो ये जो रोज रोज के ड्रामे हो रहे हैं, ये मतलब शरीफ लोगों के साथ हो रहे हैं। औरतों का हवा पानी इसलिए दिया जा रहा है कि उसमें वकील और जजों कमाई हो रही है। शरीफ लोग, उनसे अवैध वसूली करना बहुत आसान है, औरत को आगे रख के। औरत का हित कहीं नहीं, औरत की हितों की आड़ में अपनी अवैध वसूली करना है। तो ये जो सारी जो गंदगी फैलाई है, जो लोगों को जानबूझ के तनाव में डाल रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे, अवैध वसूली कर रहे हैं, लंबे समय तक जब वो चलती है तो लोगों को न्याय नहीं मिलता, निर्दोष लोगों को जेल में डाल देता। 80% वो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सारे वीकर सेक्शन के लोग हैं। तो इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके लिए विशुद्ध रूप से न्यायपालिका जिम्मेदार है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि जिन लोगों को आप न्याय का पुजारी समझते हो, न्याय के मंदिर का पुजारी है, इनको भाई साहब पुजारी कुछ नहीं है, सब अपना फायदा उठाने लगे, अपनी अवैध वसूली के चक्कर में लगे। आपके न्याय से, आपके तकलीफों से कोई लेना देना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही इनकी ऐसी मानसिकता है। तो ये बात लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा था, बोला सुधर जाओ वरना लोग गुंडे बदमाश के पास जाएंगे, क्योंकि आपका न्याय नहीं मिलेगा, आपके मकान पे कब्जा और आपको मकान तोड़ रहे हैं, कोर्ट तो कुछ करेंगे नहीं, तो आप गुंडे बदमाश के पास जाओ। तो IVR कृष्णा अय्यर एक जज होते थे, साउथ के थे, पहले MLA थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो वो कहते थे जो कोर्ट है ये कंक्रीट के बिल्डिंग बन जाएंगे अगर लोगों का विश्वास टूट गया तो। और ज्यादातर जो वकील भी हैं उनमें 80% वीकर सेक्शन, क्योंकि उनके साथ अन्याय होता है, तो उस अन्याय से लड़ने के लिए उनको वकील बनना पड़ा। तो वो लोग वीकर सेक्शन के 90% लोग, बाकी तो 10% 15% ही है। तो बोला अगर उनका विश्वास टूट जाएगा तो ये जो कोर्ट खड़े हैं, विश्वास टूट गया तो फिर ये कंक्रीट के जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लोगों का विश्वास बना रहना बहुत जरूरी। लेकिन ये सब अब आजकल बातें किताबों में रह गई हैं। अब तो चरित्र, ईमानदारी, नैतिकता कोई बात ही नहीं है। अब तो ये कि घपले करो और न्याय का दिखावा करो, ईमानदारी का दिखावा करो, सेवा का दिखावा करो, बाकी नाटक करो। सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन,
नाम बदल दिया, लेकिन कर्म इनके देखो, कर्म इनके कैसे उल्टे हो रहे। तो इससे अच्छा तो पुराने लोग ही थे, उन्होंने कम से कम ड्रामेबाजी तो नहीं करा। तो साथियों ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों हमने जो अभी हैप्पी लाइफ स्किल चैनल बनाया है, इसका पर्पज यही है कि जो जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही और वो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में वो हर कदम पे काम आती है, हम वो जानकारियां आपको सिखाने का प्रयास करें ताकि आप अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचकर अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सकें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।